हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। हम आशा करते हैं कि आप जहां भी होंगे कुशल मंगल से होंगे। तो चलिए आज हम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो कि पिछले एग्ज़ाम्स में बहुत बार रिपीट हुआ है और आने वाले एग्ज़ाम्स में भी बहुत बार रिपीट होगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और अच्छा लगता है आपको तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बजाना बिल्कुल भी नहीं भूलें, नहीं तो हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन उनको नहीं मिलेगा। तो चलिए बिना लेट किए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कार्य के मात्रक क्या होता है। इसमें 4 ऑप्शंस भी दिए गए हैं, न्यूटन, जूल, वाट, कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा जूल। और आप याद रखेंगे जूल ऊर्जा का भी मात्रक होता है, मीन्स एनर्जी का भी मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है। कूलाम्ब, जूल, वाट या फिर कोई नहीं। विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम्ब होता है, जिसे हम लोग कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से समय का मात्रक कौन सा नहीं है। ऑप्शंस हमारे हैं अधिवर्ष, चंद्रमा, प्रकाश वर्ष या फिर कोई नहीं। सही आंसर होगा प्रकाश वर्ष, क्योंकि हम सभी जानते हैं प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पारसेक किससे संबंधित है। अधिवर्ष से, प्रकाश से, समय से, दूरी से। सही आंसर होगा दूरी से। पारसेक दूरी से संबंधित है, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। और आप यह भी याद रखेंगे कि एक पारसेक बराबर लगभग 30 ट्रिलियन किलोमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कैंडेला किसका मात्रक है। ज्योति तीव्रता का, प्रकाश का, समय का, दूरी का। कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक है और आपको यह भी याद रखना है कि एक कैंडेला बराबर ल्यूमेन प्रति स्टेरेडियन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ल्यूमेन किसका मात्रक है। ज्योति तीव्रता का, प्रकाश का, ज्योति फ्लक्स का, दूरी का। तो इसका सही आंसर होगा ज्योति फ्लक्स का। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और आपको दोस्तों ये भी याद रखना है कि ज्योति फ्लक्स की बीमा ml² T−3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यंग प्रत्यस्थता का क्या मात्रक है। ऑप्शन है डाइन प्रति सेंटीमीटर, न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। इसका सही आंसर होगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, त्वरण ज्ञात करने का सूत्र क्या है। तो इसका सही सूत्र देखेंगे, A=V+U/T, A=V-U/T, A=U/V, A=U-V/T। तो इसका सही आंसर होगा A=V-U/T, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। और आप यह भी याद रखेंगे दोस्तों कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण की इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से तीसरी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है, वह कौन सी राशि है। आयतन, चाल, त्वरण या द्रव्यमान। तो हमारा सही आंसर होगा द्रव्यमान। संवेग यानी कि m भी हो जाएगा और इक्वल टू वेग यानी कि v हो जाएगा, जो कि v और v कट जाएगा तो हमारा द्रव्यमान बचेगा, इसलिए सही आंसर द्रव्यमान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो गतिज ऊर्जा 2 गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा या फिर कुछ परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका सही आंसर होगा गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं पर क्या प्रभाव पड़ता है। वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऊर्जा में कमी हो जाएगा, चाल में वृद्धि हो जाएगा, भार बढ़ जाएगा या फिर कुछ नहीं होगा। तो जब हम वस्तु को गर्म करेंगे तो उसके अणुओं पर प्रभाव यही पड़ेगा कि उसके चाल में वृद्धि हो जाएगा, उसके चाल में वृद्धि हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? तो ऑप्शंस हैं सेल्सियस, रामफोर्ड, डेवी या फिर कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा डेवी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही है? W/Q इक्वल टू J, W इंटू क्यू इक्वल टू J, Q/W इक्वल टू J या फिर कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, W/Q इक्वल टू J। यहाँ पर W कार्य है और Q आवेश है और J जूल है। और दोस्तों आपको यह भी याद रखना है कि आवेश का मात्रक कूलम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एसआई पद्धति में ताप की इकाई क्या है? केल्विन, सेंटीग्रेड, सेल्सियस या फिर कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केल्विन। और नोट में दोस्तों, मनुष्य के शरीर का तापमान 98 फ़ारेनहाइट होता है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का मात्रक है? किलो कैलोरी, कैलोरी, जूल, इनमें से सभी। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली बातें हैं कि ऊष्मा का मात्रक यह तीनों होगा, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का मान सही है? 4.2 जूल, 4.2 इंटू 10⁻² जूल, 4.2 इंटू 10⁻³ जूल या फिर इनमें से सही। इसका करेक्ट आंसर होगा 4.2 इंटू 10⁻³ जूल। क्वेश्चन नंबर 17, बर्फ़ का दाब बढ़ाने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? गलनांक बढ़ जाएगा, घट जाएगा या फिर वैसे रहेगा या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा गलनांक घट जाएगा। बर्फ़ का दाब बढ़ाने पर गलनांक घट जाएगा, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, सूर्य का ताप किस यंत्र से नापा जाता है? सूर्य का ताप किस यंत्र से नापा जाता है? ताप युग्म तापमापी से, पूर्ण विकिरण उत्मापी से, दोनों से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, पूर्ण विकिरण उत्पामापी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सीबेक के प्रभाव पर, पिस्टिया के प्रभाव पर या फिर स्टीफन के नियम पर? तो यह स्टीफन के नियम पर कार्य करता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम नापा जा सकता है? 100 डिग्री सेल्सियस से 250 डिग्री सेल्सियस, 250 डिग्री सेल्सियस से 550 डिग्री सेल्सियस या फिर 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, विकिरण पायरोमीटर 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर मापा जा सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा। ताप के सेल्सियस पैमाने पर शून्य ताप कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस या फिर -273 डिग्री सेल्सियस या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, -273 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 22, अनुदैर्घ्य तरंगें किसकी प्रकृति होती है? अनुदैर्घ्य तरंगें किसकी प्रकृति है? प्रकाश की प्रकृति है या फिर ध्वनि की, कार्य की या फिर सभी की? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ध्वनि की, क्योंकि प्रकाश की जो प्रकृति है अनुप्रस्थ प्रकृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज ध्वनि निम्नलिखित में से क्या है? अल्ट्रासाउंड, हाइपरसोनिक, श्रव्य या ऑडिबल ध्वनि या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा श्रव्य या ऑडिबल ध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में ध्वनि की चाल क्या होती है? 330 मीटर प्रति सेकंड, 332 मीटर प्रति सेकंड या फिर 338 मीटर प्रति सेकंड या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। इसका सही होगा आंसर होगा
332 मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मैक अंकों का प्रयोग किसके वेग के संबंध से किया जाता है? ध्वनि के संबंध से, वायुयान के संबंध से, जलयान के संबंध से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मैक अंकों का प्रयोग जलयान के वेग के संबंध से किया जाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पराध्वनि विमान उड़ते हैं ध्वनि के चाल से, ध्वनि के चाल से कम, ध्वनि के चाल से अधिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। पराध्वनि विमान ध्वनि के चाल से अधिक उड़ते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नज़दीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ती जाती है, जबकि दूर जाती रेलगाड़ी की आवाज़ घटती जाती है। किसका उदाहरण है? रमन का प्रभाव का, कॉम्पटन का प्रभाव का, डॉपलर का प्रभाव का, या फिर इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा डॉपलर का प्रभाव। डॉपलर का प्रभाव का यह उदाहरण है जिसमें कि नज़दीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ती जाती है और दूर जाती रेलगाड़ी की आवाज़ घटती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 28 ध्वनि सुनने के लिए अधिकतम सीमा क्या है? 80 डेसिबल, 180 डेसिबल, 90 डेसिबल, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 90 डेसिबल। फ्रेंड्स, इसका मतलब यह है कि 90 डेसिबल से अधिक आवाज़ को हम लोग नहीं सुन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? हवा में, लोहा में, ग्रेनाइट में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा लोहा में। नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्वनि का वेग सबसे अधिक होगा गैस में, द्रव में, ठोस में, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ठोस में, ऑप्शन नंबर सी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज इतना ही। इस तरह के वीडियोस में बहुत प्रकार के क्वेश्चन लाऊंगा और यह क्वेश्चन लगभग 1000 का सीरीज चलेगा। तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल भी बजा दीजिए ताकि आपको मेरे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप मेरे हर वीडियो को सबसे पहले देखते रहें।